हेलो एवरीवन। आज हम आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लार ग्रंथियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती है जो अपना स्त्रवण शरीर के बाहर की तरफ डालती है, इसीलिए इनका नाम बहिस्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड रखा गया है। और इनमें नलिकाएं उपस्थित होती है। उन नलिकाओं के द्वारा ये अपना स्त्रवण करती है और ये किसी एपिथेलियम की सरफेस पर अपना स्त्रवण करती है। तो सलाइवरी ग्लैंड है, लैक्राइमल ग्लैंड है, सिबेशियस ग्लैंड है, ये सारी किस टाइप की ग्लैंड होती है? बहिस्रावी ग्रंथियां जो अपना स्त्रवण बाहर की तरफ डालती हैं। सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियां लार का स्त्रवण करती है और ये शाखित कुपिकाकार ग्रंथियां होती हैं। स्तनधारियों में 4 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं अभी। फर्स्ट बात करते हैं पैरोटिड ग्रंथि की। पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पर आप देखिए, ये कान के जस्ट नीचे की तरफ उपस्थित रहती है, मतलब श्रवण कोश के ठीक नीचे उपस्थित रहती है। अब इससे एक नलिका निकलती है, इसकी नलिका को हम बोलते हैं स्टेंशन डक्ट। और ये स्टेंशन डक्ट अपर जॉज के, यहाँ पर ये अपर जॉज है, अपर जॉज के पास में और साथ ही बकल कैविटी के वेस्टिब्यूल में ये ओपन होती हैं। जब कभी भी पैरोटिड ग्लैंड में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मम्स या कर्णमूल अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में पैरोटिड ग्लैंड फूल जाती है। सेकंड हम बात करते हैं सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, जिसको हम बोलते हैं अधोहनु ग्रंथियां। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये उपस्थित हैं। ये दोनों जॉज जहाँ पर मिलते हैं, मतलब दोनों जबड़ों का जो संगम स्थल होता है, वहाँ पर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। और इनसे जो नलिकाएं निकलती है, इन नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं? वार्टन्स डक्ट बोलते हैं। और ये नलिकाएं, ये वाला लोअर जो है, तो लोअर जो में इंसीजर जो टीथ होते हैं, उसके ठीक पीछे की तरफ ये ओपन होती है। कौन? वाटसन डक्ट ओपन होती है। अब थर्ड टाइप की ग्लैंड होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये ग्लैंड लोअर जोज में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए, ये सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट है और ये निचले जबड़े में पाई जाती है। इससे भी बहुत सारी नलिकाएं निकलती है। तो सबलिंगुअल ग्लैंड से निकलने वाली नलिकाओं को हम बोलते हैं रिविनस की नलिकाएं या बार्थोलिन की नलिकाएं कहते हैं। और यहाँ जीवाणु उपस्थित रहती है, तो टंग के नीचे की तरफ ये खुलती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। तो अभी जो हमने 3 ग्रंथियां पढ़ी थी, वो तो मनुष्य में उपस्थित रहती है, लेकिन रैबिट में एक चौथी अलग प्रकार की ग्रंथि होती है, जिसे हम बोलते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स, जो कि मनुष्यों में नहीं होती है। ये इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड नेत्र के नीचे पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड रखा गया है। ये आँख है, इस आँख के नीचे की तरफ जो ग्लैंड होती है उसे इंफ्रा ऑर्बिटल या जाइगोमेटिक ग्लैंड बोलते हैं। और इनकी नलिका ऊपरी जबड़े में द्वितीय मोलर टीथ के पास में खुलती है। अब देखिए, ये अपर जो है और ये लोअर जो होगा यहाँ पे, तो इनकी जो नलिका होती है वो अपर जो में सेकंड मोलर टीथ के पास में खुलती है और ये ग्लैंड ह्यूमन बींग्स में एब्सेंट होती है। तो हमने अभी यहाँ पर 4 ग्लैंड्स पढ़ी थी, उसमें से जो मनुष्य में होती है वो फर्स्ट होती है पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और थर्ड होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। अब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर की। सलाइवरी ग्लैंड में बहुत मात्रा में एसिनाई उपस्थित रहती है। देखिए, आपको ये सब स्ट्रक्चर जो है वो एसिनाई है। अब इनको एक एपिथेलियम लाइन करके रखती है। तो पिरामिडल शेप की एपिथेलियल सेल्स होती है, जिनको हम एंड पीस सेल्स बोलते हैं। वो एसिनाई को लाइन, मतलब एसिनाई के थ्रू लाइन रहती है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर एंड पीस सेल प्रेजेंट होती हैं। ये सेल्स सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं और ये सलाइवा इन डक्ट्स में जाता है, मतलब छोटी छोटी नलिकाओं में जाता है और वहाँ से एक मुख्य नलिका के अंदर सलाइवा जाता है। अब बात करते हैं लार के संगठन की। लार में क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं, उसके पहले हम देखते हैं कि लार जो सलाइवरी ग्लैंड हैं, जो लार ग्रंथियां हैं, उनको सप्लाई होती है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व का स्टिमुलेशन होता है तो सलाइवा का सिक्रीशन होता है। अब सलाइवा के संगठन में हम बात करते हैं तो लगभग 24 आवर्स में सामान्यतः 1 लीटर सलाइवा सिक्रीट होता है और इसकी पीएच लगभग 6.5 to 6.8 होती है। और सलाइवा का 99.5% पानी होता है और शेष ठोस पदार्थ होता है। ठोस पदार्थ में सोडियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में लाइसोजाइम,
एमाइलेज, म्यूसिन, एसिड व कार्बोनिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा में कैल्शियम, यूरिया और एमिनो एसिड्स भी होते हैं। और साथ ही अभी दो नए सब्सटेंस को सलाइवा में और सलाइवा से आइसोलेट किया गया है, एक होता है पेरोटीन और एक होता है नर्व ग्रोथ फैक्टर। अब पेरोटिड ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है, उसमें म्यूसिन बहुत कम होता है, जबकि सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स में, पर्टिकुलरली सबलिंगुअल ग्लैंड्स में म्यूसिन ज़्यादा होता है, उसमें एंजाइम बहुत कम मात्रा में होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सलाइवा के कार्य की, लार के कार्य की। सलाइवा में एक सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये लगभग 30 से 50% स्टार्च को डेक्स्ट्रीन और डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? सलाइवा में एक दूसरा एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम बैक्टीरिया के लाइसिस करने में हेल्प करता है, मतलब बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। अगर कोई बैक्टीरिया माउथ में एंटर कर जाते हैं तो उनको नष्ट कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम करता है। इस प्रकार सलाइवा ओरल हाइजीन को मेंटेन करता है। सलाइवा में एक इम्पॉर्टेंट लुब्रिकेटिंग मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं म्यूसिन। ये म्यूसिन भोजन को चबाने में हेल्प करता है और भोजन जब दांतों के द्वारा चबाया जाता है और उसमें साथ में ही लार में जो म्यूसिन होता है वो भी उसमें मिक्स हो जाता है, तो यहाँ जो फूड की अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं बोलस। तो ये क्या करता है कि जो फूड यहाँ से पास होता है उसको स्लिपरी इन्वायरमेंट प्रदान करता है। तो ये जो स्लिपरीनेस होती है जिससे भोजन को निकलने में सहायता मिलती है। क्लियर? सलाइवा स्पीच के ऑर्गन को लुब्रिकेशन प्रदान करता है, स्नेहन प्रदान करता है और साथ ही यह बोलने में भी सहायता करता है। सलाइवा, अब हम देखते हैं कि जो फूड का टेस्ट होता है वो टेस्ट बड रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन जब वो लिक्विड अवस्था या सेमी लिक्विड अवस्था में होता है तो सलाइवा क्या करता है? फूड को लिक्विफाइड कर देता है और इस प्रकार से ये टेस्ट रिकॉग्नाइजेशन में भी हेल्पफुल होता है, मतलब भोजन के स्वाद को पहचानने में भी सलाइवा का मेन रोल होता है। सलाइवा बहुत गर्म और ठंडे फूड से प्रोटेक्शन देता है बकल एपिथेलियम को, और सलाइवा में एक लिटिल अमाउंट में इम्यूनोग्लोबिन्स या एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं जो बहुत सारे बैक्टीरिया से इसको बचाते हैं। सलाइवा में H2SO3 एंड NaHCO3 मतलब कि बाइकार्बोनिक एसिड और साथ ही सोडियम बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पीएच को मेंटेन करते हैं ओरल कैविटी की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जठर ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। स्टमक की ग्लैंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाती है। ये 3 टाइप की होती है जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट कार्डियक ग्लैंड, सेकंड फंडिक ग्लैंड और थर्ड पाइलोरिक ग्लैंड। इसी टाइप से हमने स्टमक के 3 पार्ट पढ़े थे। ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है यहाँ पर ईसोफेगस आकर के ओपन होती है, उस स्टार्टिंग पोर्शन को हम कार्डियक पोर्शन बोलते हैं। कार्डियक पोर्शन के बाद में जो नेक्स्ट पोर्शन आता है उसे हम फंडस बोलते हैं, और जो लास्ट पोर्शन होता है जो डिओडेनम में ओपन होता है उसे हम बोलते हैं पाइलोरस। तो इसी टाइप से गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनके लोकेशन की बेसिस पर ही हम इनकी ग्लैंड के नाम हैं। कार्डियक रीजन में जो प्रेजेंट होती है उसे कार्डियक ग्लैंड्स बोलते हैं, फंडस रीजन में जो प्रेजेंट होती है उसे फंडिक ग्लैंड बोलते हैं, और पाइलोरिक रीजन में जो प्रेजेंट होती है उसे हम पाइलोरिक ग्लैंड्स बोलते हैं। सभी गैस्ट्रिक ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करती है जिसमें HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि इन ग्लैंड में मेनली जो सेल्स होती हैं वो 4 टाइप की सेल्स होती है। फर्स्ट है पैराइटल सेल्स जिनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स बोलते हैं। सेकंड होती है चीफ सेल जिसको हम जाइमोजेनिक सेल भी बोलते हैं, ये पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करती है। और थर्ड सेल होती है म्यूकस सेल जो म्यूकस का सिक्रीशन करती है। एंड फोर्थ वन होती है जी सेल या एंटेरो एंडोक्राइन सेल जो गैस्ट्रीन का सिक्रीशन करती है। अगर हम सलाइवरी ग्लैंड के कंपोजिशन की बात करें तो उसमें वाटर 99.5% होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में HCl, बाइकार्बोनेट्स आयन होते हैं, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में म्यूकस, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रीन एंड इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। अब ये जो सेल्स हमने यहाँ पर पढ़ी थी इसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये स्टमक की एपिथेलियम है। यहाँ पर स्टमक की जो ये डीप में इनफोल्डिंग होकर के यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि ये म्यूकस नेक सेल्स है जो म्यूकस का सिक्रीशन करेगी। ये पैराइटल सेल होती है
और पैरेटल सेल जिसको हम ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं, ये HCl का सिक्रीशन करती है। और नेक्स्ट यहाँ पर ये चीफ सेल होती है जो कि पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करती है। पेप्सिनोजन एक एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म होती है। जब इसका एक्टिवेशन HCl के थ्रू होता है तो पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन एंड नाउ इट इज इन एक्टिव फॉर्म। और म्यूकस सेल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ जी सेल जो एंडोक्राइन सेल्स भी कहलाती है, गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करती है। इसकी कंपोजिशन की हम बात करें तो वाटर 99.5% है, जब हमने पहले भी डिस्कस किया था। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में HCl और बाइकार्बोनेट होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में म्यूकस, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिन और इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। इसकी HCl की जो pH होती है वो 0.2 to 0.3% इसमें HCl प्रेजेंट होता है, सॉरी, और इसकी pH 1.5 to 2.5 होती है। आप देख सकते हैं कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे कम pH यहीं पर प्रेजेंट है जो 1.5 और 2.5 होती है। और यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है, जैसे पेप्सिन एंजाइम काम करता है, वो सबसे कम pH पर काम करता है। तो उसके लिए अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करता है? HCl प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसी HCl की वजह से यहाँ की pH बहुत कम होती है। अब बात करते हैं अपन कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर की। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक की फंडिक ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। अब स्टमक में हमने 3 ग्लैंड्स पढ़ी थी, कार्डियक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड। तो इसकी जो फंडिक ग्लैंड की म्यूकोसा से एक इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट होता है और ये विटामिन B12 के साथ कंबाइंड हो जाता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, इससे विटामिन B12 को बहुत इजीली आइसोलेट किया जा सकता है और ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। इस प्रकार ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। अब हम गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि गैस्ट्रिक जूस क्या क्या कार्य करता है। तो यहाँ हम पहले बात करते हैं कि ये जो मीडियम होता है स्टमक का, उसको एसिडिक बनाता है। वो किसके कारण एसिडिक बनता है? क्योंकि यहाँ पर HCl का सिक्रीशन होता है और वहाँ HCl के सिक्रीशन के कारण ही इसकी pH 1.2 to 1.5 के बीच में रहती है, जो कि प्रोटीलिटिक एंजाइम के लिए अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट या अप्रोप्रिएट pH प्रोवाइड करती है। तो एक तो फर्स्ट HCl का सिक्रीशन होता है जो कि इस मीडियम को एसिडिक बनाता है। दूसरी बात हम करते हैं कि HCl फूड के साथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया को मारने का काम भी करता है। तीसरा, पेप्सिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। हम अभी पहले पढ़ चुके हैं कि जो पेप्सिनोजन सिक्रीट होता है वो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है। इसीलिए ये मेन प्रोटियोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन करता है। कौन? स्टमक, मतलब गैस्ट्रिक जूस करता है और इसमें पेप्सिन इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों में गैस्ट्रिक जूस में रेनिन भी प्रेजेंट होता है, जो दूध में एक प्रोटीन उपस्थित रहती है जिसे बोलते हैं केसीन। उस केसीन का डाइजेशन करने में कौन हेल्प करता है? रेनिन हेल्प करता है। गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित जो म्यूकस होते हैं वो भोजन के प्रवाह को आमाशय की गुहा में लुब्रिकेट करता है। तो म्यूकस के कारण क्या होता है? स्लिपरी इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है जिससे फूड इजीली मूव कर सकता है वहाँ से। और ये HCl और पेप्सिन के हार्मफुल इफेक्ट से गैस्ट्रिक म्यूकोसा की रक्षा करता है। थैंक यू।